Alrighty, let's continue our IR for Punjab PCS. Last class च ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ United Nation. I was reading your chat and some of you were asking questions like कि observer status किसके पास है, observer status क्या होता है, नाम से क्या लग रहा है आपको? अगर हम किसी को बोलें कि आपके पास में observer status है, आप क्या कर सकते हो? ऑब्जर्व कर लो, मेंबरशिप आपके पास फुल फ्लेजेड नहीं है, तो जब भी कोई बॉडी से कोई बॉडी है उसकी एक मेंबरशिप दी जा रही है, तो वो कुछ बॉडीज़ हुई, कुछ कंट्रीज़ होंगी या कोई एंटिटीज़ होंगी जिनके पास मेंबरशिप होगी, और दो टाइप की आपको और एंटिटीज़ मिल सकती हैं। एक वो जो मेंबरशिप के लिए क्वालिफाई तो करती हैं पर अभी उन्हें मेंबरशिप मिली नहीं है, आप इनको ऑब्जर्वर स्टेटस दे देते हो। एक वो एंटिटी जो अदरवाइज इम्पॉर्टेंट है, रिलेटेड है इस बॉडी के काम के लिए, बट ये मेंबरशिप के लिए क्वालिफाई नहीं करती, उसको भी आप ऑब्जर्वर स्टेटस दे देते हो। ये बात क्या बनी जो मैंने बोला? सिंपल सी चीज़, लेट्स टेक एक यूनाइटेड नेशन नाम की बॉडी है जिसके आपको बहुत सारे पर्पस पता है, ह्यूमैनिटेरियन काम करने हैं, वर्ल्ड पीस लेके आना है, स्टेबिलिटी बना के रखनी है दुनिया में एंड ऑल दैट सच पर्पसेस। अब क्या हो रहा है कि मेंबरशिप किसको दी जा रही है? ये भी मैंने आपको कल बताया था कि कंट्रीज़ को मेंबरशिप मिलती है, ओके, यूनाइटेड नेशन की। तो अब मान लो कोई बॉडी है जिसके पास में एज सच फुली फ्लेजेड सॉवरेन कंट्री का स्टेटस नहीं है, पर एंटिटी तो है अच्छी खासी, लोग भी इकट्ठे हुए हैं, एक टेरिटरी में बैठे भी हैं, उनके पास एक गवर्नमेंट भी है, मान लो है क्या नहीं, उनके पास सॉवरेनिटी नहीं है। मान लो एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, तिब्बत को लगा लो, तिब्बत ऐसा कर दे कि तिब्बत के लोग भी हैं, तिब्बत के लोग सरकार भी बना दें, तिब्बत के लोग तिब्बत में अपनी गवर्नमेंट भी बना दें, पर उनके पास सॉवरेनिटी नहीं है क्योंकि चाइना आके बोलेगा कि यार ये कौन सी गवर्नमेंट, यहाँ पे तो एक ही गवर्नमेंट चलेगी जो हमारी होएगी। अब हाइपोथेटिकल प्लेन पे वो एक एज सच, और तिब्बत और चाइना के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है और पूरी दुनिया को ऐसा लगता है कि तिब्बत की एक कंट्री बननी चाहिए, ओके, सॉवरेनिटी डिस्प्यूटेड है चाइना की तिब्बत के ऊपर। अब उसको आप वो, लेकिन है तो नहीं ना, आज वो कंट्री तो नहीं बना हुआ, तो आपने उसको दे दिया ऑब्जर्वर स्टेटस, मेंबरशिप नहीं दी। उसके बाद में मान लो कोई और बॉडी लगा लो, से हाइपोथेटिकली स्पीकिंग IUCN एक बॉडी है जो काम करती है एनवायरनमेंट के लिए, और यूनाइटेड नेशन एक बॉडी है, अज्यूमिंग कि ये दो बिल्कुल अलग अलग बॉडीज़ हैं। एक ये बॉडी है यूनाइटेड नेशन, ये भी काम करती है बहुत सारी चीज़ों के लिए इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट। तो ये बॉडी का जो यहाँ पे जो डिस्कशंस होनी है यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पे जनरल असेंबली में, वो अगर IUCN भी उसमें पार्टिसिपेट कर सके तो वो उससे एक कोलैबोरेटेड स्टेप लिया जा सकता है, एक अच्छा स्टेप, इट्स गुड फॉर द ओवरऑल डेलिब्रेशंस। तो इसको भी ऑब्जर्वर स्टेटस दे दो। ऑब्जर्वर स्टेटस का मतलब क्या है कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो, आप वोट नहीं कर सकते, आप डिस्कशंस कर सकते हो, आप डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप मीटिंग्स अटेंड कर सकते हो, बट आप रेजोल्यूशन नहीं लेके आ सकते। IUCN नहीं बताएगा UN को कि इस बार कौन सा रेजोल्यूशन लेके आना है, मूव भी नहीं करेगा रेजोल्यूशन। ये होली सी या फिर से स्टेट ऑफ पैलेस्टीन नहीं बताएगा यूनाइटेड नेशन को कि कौन सा रेजोल्यूशन लेके आना है। मेंबर नेशंस लेके आएंगे रेजोल्यूशन, मेंबर नेशंस ही वोट करेंगे, IUCN नहीं वोट करेगा। सो आपको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको समझ आया कि कोई भी बॉडी के लिए ट्रू है, ये सिर्फ यूनाइटेड नेशन के लिए ट्रू नहीं है। मान लो एक बॉडी है जिसका नाम है से बिम्स्टेक, ओके, बिम्स्टेक एक बॉडी है और इस बॉडी ने हाइपोथेटिकली स्पीकिंग दे दिया ऑब्जर्वर स्टेटस मालदीव्स को कि यार थोड़े दिन हमारे साथ में बैठ, देख हम क्या काम करते हैं, हमारे जो डिस्कशन का एजेंडा क्या होगा ये आप नहीं डिसाइड करोगे। हमारी डिस्कशन में जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, मान लो बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, यही कंट्रीज वोट करेंगी, यही कंट्रीज डिसाइड करेंगे क्या करना है। हाँ, आप आगे पार्टिसिपेट कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, डेलिब्रेट कर सकते हो, वोट नहीं कर सकते और एजेंडा नहीं बता सकते। तो ऑब्जर्वर स्टेटस मिल गया मालदीव्स को बिम्स्टेक का, ओके। तो मोटा मोटा दिस इज व्हाट ऑब्जर्वर स्टेटस स्टैंड्स फॉर, सिंपल है। तो इस तरह से बहुत ऑर्गेनाइजेशंस को ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है यूनाइटेड नेशन का, जिसमें अगर हम नॉन मेंबर आपको चलो अब डे फैक्टो में जाने की जरूरत नहीं है, नॉन मेंबर जो कंट्रीज है या नेशंस हैं जो दो, उनको मिला हुआ है। एक है होली सी, वेटिकन और उसके साथ वाला एरिया,
और दूसरा है स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। अदरवाइज EU को भी मिला हुआ है, यूरोपियन यूनियन को भी मिला हुआ है, और इस तरह की बहुत सारी बॉडीज़ हैं जिनके पास UN का ऑब्जर्वर स्टेटस है। ओके तो कल का लेक्चर आई वाज सीइंग कि सबको इजी लग रहा था, आसानी लग रहा था, और मैं आप सबको स्लीपी लग रहा था, जो शायद आज भी लग रहा होगा। आई जस्ट वॉन्ट टू क्लैरिफाई दैट आई एम नॉट स्लीपी, आई एम जस्ट टायर्ड। ओके काफ़ी ज़्यादा अभी ऐप लॉन्च के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है। ओके बड़े सारे बच्चों का मैसेज आता है मैंने OTP नहीं आया, फिर मैं देखता हूँ कैसे आएगा OTP। ओके सो नाउ हमने कर लिया सबसे पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, सिंपल था हमारा, हो गया। हमने कर लिया नेक्स्ट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप, इकोसॉक, UN सेक्रेटेरिएट, ये सब हो गए हमारे। अब आता है हमारा, और इसके अलावा भी मैंने आपको बहुत सारे इश्यूज करवा दिए, जैसे कि फंडिंग का इशू, पीस कीपिंग फोर्स का इशू एंड सो ऑन। अब आता है हमारे पास एक बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत इंपॉर्टेंट एक और पार्ट जो फंडामेंटल पार्ट्स में से एक है, UN की मेन बॉडीज में से एक है, वो आता है ICJ। व्हाट इज दैट? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसी को कॉमन लैंग्वेज में हम क्या बोल देते हैं कई बार? वर्ल्ड कोर्ट, दुनिया की कोर्ट। 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, 1 2 3 4 5 6, इन 6 में ये भी एक मेन ऑर्गन में से एक है। ऐसे तो UN की कितनी सारी बॉडीज है, इकोसॉक के अंडर ही कितनी सारी आ जाती हैं, बट जो UN की मेन 6 है उसमें से एक आती है ICJ। ओके ये क्या काम करती है? जो नेशंस, स्टेट्स, कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट होते हैं, ये उनको रिजॉल्व करने में हेल्प करती है। मैं आपको आज थोड़ा सा समझाऊंगा, आज आपको एक बार दोबारा समझ आएगा कि सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है। तो इट सेटल्स डिस्प्यूट्स बिटवीन द नेशंस इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल लॉ। एक इंटरनेशनल लॉ जो है, किस तरह से दो कंट्रीज के बीच में इश्यूज रिजॉल्व होने चाहिए, वो ICJ बताता है। इन द सेंस कि से मान लो मॉरिशस की या मालदीव्स की लड़ाई चल रही है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है किसी लैंड का ब्रिटेन के साथ में, तो उस इशू के ऊपर इंटरनेशनल लॉ के तहत कैसे उसको सॉल्व करना चाहिए वो ICJ बताता है। नाउ अब आपको एक और चीज़ और समझनी है कि ये जो बॉडी है, ये दो कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट से, कंट्री 1 और कंट्री 2 के बीच में डिस्प्यूट सॉल्व करती है उनकी सहमति से, उनकी रजामंदी से। दैट, इसके बारे में मैं ब्रीफली बात करूंगा। एक बार हम बेसिक सा ट्रिविया देख लेते हैं। एक और चीज़ क्या है कि जैसे हमने कल किया था कि लीग ऑफ नेशन थी हमारे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में बनाई गई लीग ऑफ नेशन, और उस समय एक और बॉडी बनाई गई जिसका नाम था परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। लीग ऑफ नेशन बाद में क्या बन गई? UN, और परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस बाद में बन गई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सो इन अदर वर्ड्स 1920 में जो लीग ऑफ नेशन नाम की बॉडी बनी थी, उसके साथ में ओरिजिनली ये वो बॉडी है ICJ जो तब से बनी हुई है। लीग ऑफ नेशन UN बन गया और ये उसके साथ आगे चली। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो बाद में बनी। इट हैज़ बीन गोइंग ऑन इवन बिफोर द kind of creation of UN as such in the form that we know it. Okay, now इसमें कौन कौन सी कंट्रीज है जो यहाँ पे अपने डिस्प्यूट लेके जा सकती हैं? All member countries, all member states of UN are party to it and they may initiate contentious केसेस। अब ये कंटेंशियस केसेस क्या है, एडवाइजरी क्या है, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। ये कुछ बेसिक से फैक्ट्स है जिसको हम देख लें, 2 मिनट में आपको सारा अच्छे से समझा दूंगा। अब नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर होते हैं 15 जजेस। हमारी सुप्रीम कोर्ट का कितना कोरम है जरा बताना चैट में, सुप्रीम कोर्ट का बस एक बार एक बंदा बता देगा फिर खत्म कर देना। 15 जजेस होते हैं और वो सेलेक्ट कहाँ से होते हैं? बोथ UNGA और सिक्योरिटी काउंसिल सेपरेटली और साइमल्टेनियसली वोट करती हैं, और आपको चाहिए होती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। उस वजह से जैसे जिस भी जज के लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से वोटिंग हो जाती है वो बन जाते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज। तो 15 जजेस हैं इस बॉडी में। एक जज कितनी देर के लिए चूज होता है? 9 ईयर्स के लिए। 9 ईयर्स के लिए जज चूज होता है, 15 साल के लिए होता है। UNGA और UNSC वोट करके इसको चूज करती है। अब आप इसमें एक चीज़ और याद रखना कि एक कंट्री का
मैक्सिमम एक ही जज होता है, नो मोर देन वन जज ऑफ अ गिवन नेशनैलिटी मे सर्व ऑन द कोर्ट एट द सेम टाइम, एक टाइम पे। हाँ, लेकिन एक जो जज है वो दोबारा री इलेक्ट हो सकता है आईसीजे में, आप ये भी याद रखना। बट आई हैव रियलाइज यूजुअली अगर मेरे आपको यूपीएससी के लिए पढ़ाना हो तो मैं आपको वो चीज़ें पढ़ाऊंगा जो मैं 2 मिनट बाद बोलने वाला हूँ अभी। बट जो स्टेट सर्विसेज में मैंने आपको कल भी एक डिस्क्लेमर दिया था कि जो चीज़ इन्होंने सिलेबस में एक्सप्लिसिटली लिख दी उसके बारे में कुछ भी पूछते हैं ये, इसलिए 2 मिनट हम इसको देख लेते हैं। ओके, तो अब आपको क्लियर है कि क्या है कि एक नेशन से एक से ज़्यादा जज नहीं आएगा। आइडिया पता क्या होता है, आप देखो कि दुनिया में कितने सारे लीगल सिस्टम्स हैं। एक हमारा एशियन लीगल सिस्टम एग्जिस्ट करता है जो हमारी कंट्री का तो प्राइमरली ब्रिटिश से ही थोड़ा सा डिराइव होता है। फिर एक सोशलिस्ट लीगल सिस्टम एग्जिस्ट करता है, एक अफ्रीकन लीगल सिस्टम एग्जिस्ट करता होगा। इसी तरह से डिफरेंट सिविलाइजेशन के लीगल सिस्टम्स हैं। आईसीजे का आइडिया ये होता है कि सभी सिविलाइजेशन के जो लीगल सिस्टम्स हैं उनको एक रीजनेबल रिप्रेजेंटेशन मिले, और इस तरह से आपके 15 जजेस की एक बॉडी बन गई। एक जज जो बना वो कितनी देर के लिए बना, 9 साल के लिए। हर 3 साल के बाद में एक वो रिटायर होता रहता है पर्टिकुलर नंबर ऑफ जजेस, और उसके बाद अगले आ जाते हैं 9 साल के लिए। फिर 3 साल बाद किसी और के हो जाते हैं 9 साल पूरे, फिर 3 साल बाद किसी और के हो जाते हैं। जैसे हमारी कंट्री में राज्यसभा में नहीं होता कि हर 2 साल के बाद रिटायर होते हैं, वैसे यहाँ पे 3 साल के बाद होते रहते हैं। सो दिस इज हाउ द बॉडी फंक्शंस। बिल्कुल सिंपल है। आई कब से है, 1920 में परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस थी, बाद में बन गई आईसीजे लीग ऑफ नेशन के साथ। मैक्सिमम जो यूएन की बॉडीज़ हैं वो कहाँ बैठती हैं, मैंने कल भी बताया था, सितंबर में बैठते हैं न्यूयॉर्क में। बट व्हेन इट कम्स टू आईसीजे, ये है नीदरलैंड्स में, इस सीटेड इन द पीस पैलेस इन द हेग, नीदरलैंड्स, यहाँ पे है ये। ओके, तो ये इसलिए मैंने थोड़ा इसको रेड में कर दिया, थोड़ा याद रखना आप। वहाँ पे द आईसीजे इज द ओनली प्रिंसिपल यूएन ऑर्गन नॉट लोकेटेड इन न्यूयॉर्क सिटी। ओके, और इसके ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन सी हैं, इंग्लिश एंड फ्रेंच, दीज आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस। हाँ, लेकिन कंट्रीज़ को असिस्टेंस तो मिलती है अगर किसी और लैंग्वेज में भी उनको आर्ग्यू करना है। ओके, सिंपल है बिल्कुल। नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट इसकी जुरिस्डिक्शन। 2-3 चीज़ें अब आप सुन लो। देखो भाई, ये अब समझने वाला है, बस ये तो आपको मेरी ज़रूरत ही नहीं थी, फॉर्मेलिटी के लिए कवर कराया। ये सुनो, एक बॉडी बना दी यूएन ने आईसीजे। क्यों बनाई कि लो जी, ये हैं हमारे सारे मेंबर्स, इनके होंगे आपस में डिस्प्यूट्स, नंबर 1। नंबर 2, इनके होंगे आपस में डिस्प्यूट्स, यहाँ पे डिस्प्यूट्स लेके आएंगे, ये आप सॉल्व कर दिया करना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये हो गई आईसीजे, लेकिन इस यूएन की और बॉडीज़ भी तो हैं, जैसे कि यूएनजीए, जैसे कि यूएनएससी, जैसे कि इकोसॉक, इनको भी तो लीगल एडवाइस की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जो तो ये लीगल एडवाइजेस यहाँ पे देती है इन बॉडीज़ को और किसी भी बॉडी को, एज यूएन में डिसाइड, वो तो होती है आईसीजे की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ओके, क्लियर, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एक दूसरी चीज़ है, वो क्या है कि यहाँ पर 2 कंट्रीज़ हैं, इनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि ब्रिटेन का और चागोज आइलैंड को लेके से मालदीव्स का डिस्प्यूट हो गया, या फिर जर्मनी का और बेल्जियम का डिस्प्यूट हो गया नॉर्थ एट उसको सी को लेके, ऐसा कुछ भी अगर डिस्प्यूट हो गया। अब उस डिस्प्यूट को उन्होंने आपस में सॉल्व करने की कोशिश की, नहीं हुआ, फिर कोई आर्बिट्रेशन वाला बुलाया, नहीं सॉल्व हुआ। अब क्या करना है, ये बोलते हैं कि चल फिर आईसीजे में आ जाओ, यूएन में आ जाओ, वहाँ पे डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे जो इन दोनों कंट्रीज का डिस्प्यूट गया, इसको हम बोलते हैं CONTENTIOUS, कंटेंशियस जुरिस्डिक्शन। क्लियर, ये थी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। आप नाम से देख सकते हो कि एडवाइस किया जा रहा है। ओके, आज ही जैसे हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं ना कि यार इसको एडवाइजरी क्यों बोलते हैं, यू कैन सी कि इसको जुरिस्डिक्शन को एडवाइस दी जा रही है, और इसको कंटेंशियस क्यों बोलता है, क्योंकि ये मतलब अभी मैं बताऊंगा आपको। ऐसी अभी आपको आज राघव सर की साइंस एंड टेक की भी क्लास आई होगी, तो उन्होंने आपको नोबेल प्राइज़ वगैरह कराए होंगे, तो उन्होंने आपको बताया होगा कि यार ये हर एक गैलेक्सी के सेंटर पे सुपर मैसिव जो ये ब्लैक होल होता है, एंड देन ऑल ऑफ दैट, कि क्या आइडिया क्या है। ऐसे ही मैं देख रहा था कि देयर वाज दिस
like somebody here in Punjab only was teaching people in a very different manner. बड़ा मेरे को मतलब थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट भी लगा, फनी भी लगा कि इसे मतलब ऐसे कुछ बना दिया कि आप ये बेटा ऐसे याद करो इसको कि ICJ है और ये एडवाइजरी है, तो आप ऐसे सोचो कि एक ICJ एक बंदा था, उसने एक एडवाइज़र रखा था, वो UN को GA को एडवाइस देता था, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा, मतलब ऐसे ऐसे करके. एंड देन like the person was not apologetic about it, the person was like very this thing about it कि now you see how cool trick I have given it to you. तो थोड़ा रट्टा वाला अपने को थोड़ा चमका सा नहीं आइडिया. Anyways, but like everybody is doing the like pretty good thing, मतलब अपनी तरफ से तो बेस्ट ही कर रहे हैं सब इंक्लूडिंग अस, पर मेरे को थोड़ा फनी लगा था कि बच्चों को लॉजिक ही बता दो. ओके, अब सुनो भाई ध्यान से, ये सुनने वाली चीज़ें आपको ये समझ आ गया, आपको इंटरव्यू तक UPSC के ICJ में दिक्कत नहीं होएगी. 2 कंट्रीज हैं, वो चलेगी ICJ में डिस्प्यूट लेके, बिल्कुल ठीक है. अब यहाँ पे डिस्प्यूट लेके गए, इसने अपनी वर्डिक्ट सुना दी, और इसको मैं बोल रहा हूँ कंटेंशियस जुरिसडिक्शन. इसमें मैं आपको बोल रहा हूँ कि इन 2 कंट्रीज की पहले रजामंदी ज़रूरी है कि हम यहाँ पे ICJ में जाएंगे. पहले इन दोनों की कंसेंट, वर्ड इज कंसेंट ज़रूरी है. ऐसा क्यों और क्या इसमें स्पेशलिटी है? इसमें आप 2 चीज़ें देखो. पहली चीज़ तो ये है कि जब मान लो मेरे को मेरे पड़ोसी से प्रॉब्लम होती है और मैं चला जाता हूँ कोर्ट में केस करने, तो मैं अपने पड़ोसी से, तो ऐसा तो है नहीं कि पड़ोसी भी कंसेंट देता है कि चलो ठीक है जी मैं भी इस कोर्ट को मानूंगा. कंसेंट जैसी कोई चीज़ है नहीं. इट गोज़ विदाउट सेइंग कि यार मैंने केस कर दिया किसी पे, तो उसके ऊपर तो वो कोर्ट लगी रही है. यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि आज भी, मैंने आपको कल एक बात बोली थी कि जब UN बना है, वो बनाया किसने है? 51 इमीडिएटली जो बना था 51 सॉवरेन नेशंस ने. आज भी जो सॉवरेन है, जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है एक कंट्री के अंदर, हमारी कंट्री में किसका नियम चलेगा? वो किसका चलेगा? इंडिया का चलेगा. पाकिस्तान में किसका नियम चलेगा? पाकिस्तान का चलेगा. एंड सिमिलरली हर एक कंट्री में किसका नियम चलेगा? उस कंट्री का चलेगा. अब मान लो आप इंडिया और पाकिस्तान का कोई डिस्प्यूट है, आप ले गए ICJ में, पाकिस्तान ने बोल दिया, ICJ ने बोल दिया इंडिया को या पाकिस्तान को, इंडिया को चलो तुम ऐसे करो, तो आप क्या बोलोगे कि भाई तुम कौन होते हो हमें बताने वाले? हमारी कोर्ट, हमारी सिस्टम, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम बताएगा, हमारा पार्लियामेंट बताएगा. क्यों? क्योंकि फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर, फाइनल सॉवरेन कौन है? हमारी खुद की कंट्री, नेशन स्टेट फाइनल है. तो इसलिए आप बोलते हो कि यार पहले आप कंसेंट दो, ताकि जो ICJ आपको बोलेगा कि ऐसा अब आपको करना है, ये लैंड आपको इस कंट्री को देना है या ये लैंड इस कंट्री से आपने लेना है, तो आपको कोई दूसरा नहीं बता रहा, आप ही कर रहे हो, आप ही ने उसको परमिशन दी है. तो फाइनल ये डिसीजन कि आपका डिसीजन हम मानेंगे, ये आप ही ने लिया ना. तो सॉवरेनिटी रिमेन्स विद यू. ऐसा नहीं है कि कोई आपने सुपरा बॉडी बना दी और देश के ऊपर एक और एंटिटी बन के बैठ गई. नंबर 1 एक रीज़न ये है, इसलिए आपको कंसेंट चाहिए. क्लियर? समझ आ गया कि सो दैट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर, द सॉवरेनिटी रिमेन्स अ वर्च्यू और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेशन स्टेट. और ऐसा नहीं है कि कोई सुप्रा नेशनल बॉडी है उसके पास सॉवरेनिटी चलेगी. और नंबर 2, हमारी कोर्ट जो है, इंडियन कोर्ट, वो वर्डिक्ट देती है. मान लो किसी पर्सन को बोल दिया कोर्ट ने कि यार एक तो इस बंदे को दो, मैंने देख लिया ये पुलिस ने इसके ऊपर बहुत अत्याचार किया है, एक तो इस बंदे को 3 लाख रुपया मुआवजा दो. ओके, और क्या करो? इस बंदे को से पुलिस प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करो. कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया. अगर ना मिले तो फिर क्या होएगा? कोर्ट कंटेम्प्ट बुला लेगी, दोबारा एग्जीक्यूशन का ऑर्डर निकाल दे कि भाई क्यों नहीं कर रहे, पेनल्टी लगाऊं क्या, 3 लाख की जगह 6 लाख करूं, और जिस पुलिस वाले को ऑर्डर दिया उसको भेजो जरा कोर्ट में. तो जो डोमेस्टिक कोर्ट होती है बच्चे, उसके पास में एक एग्जीक्यूशन की भी तो पावर है ना, एग्जीक्यूट करवाने की भी तो पावर है. क्योंकि जो स्ट्रक्चर है, जो आपके एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो आपके जिन्होंने उसके कोर्ट की डायरेक्शन को इंप्लीमेंट करना है, वो भी उस कोर्ट के अंडर आते हैं. यहाँ पे आप सोचो इंडिया और पाकिस्तान का डिस्प्यूट है, इंडिया की फेवर में उसने बोल दिया पाकिस्तान को कि यार ऐसा करो, तुम अपने मिनिस्टर्स को बोलो कि ये वाला एरिया खाली करेंगे, ये करेंगे, इंडिया को देंगे. मान लो ऐसा बोल दिया, पाकिस्तान बोलेगा हमसे तो पूछ के ICJ में गए नहीं था इंडिया, हमारी तो कंसेंट है नहीं, हमारे मिनिस्टर तुम्हारे गुलाम है, करवा ले फिर खाली, भेज दे, आइए 15 जज आ जाएंगे अपने आप, करवा लेंगे खाली. इन अदर वर्ड्स, ICJ को अगर अपनी वर्डिक्ट को एग्जीक्यूट भी करवाना है तो भी तो उसको उस नेशन की सपोर्ट ही चाहिए होगी. इसलिए इन 2 कारणों की वजह से कि इन ऑर्डर टू हैव
इट्स एग्जीक्यूशन। जो भी डिसीजन देते हैं उसके लिए भी आईसीजे को उस नेशन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए ऐसा नहीं है कि अगर कंट्री 1 को कंट्री 2 से प्रॉब्लम है तो कंट्री 1 पहुंच गया जी आईसीजे, चलो जी हमारा केस है ये। दोनों की कंसेंट से ही जाता है कंटेंशियस इश्यूज में। ऑलराइट, सिंपल। तो ये जो इसकी ज्यूरिसडिक्शन है आप याद रखना कि एक है इसकी एडवाइजरी। अब ये भी कॉमन है, मैं तो है नहीं कि मैं बोलूँगा जी मेरे को एक एडवाइस चाहिए, मेरे को जरा आईसीजे से दिलवाना। किसको देंगे? वो जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूएन के, या कोई भी और बॉडी जो यूएन ही कल को बोल देगी यार इसको भी हम एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है। जैसे सुप्रीम कोर्ट से कौन एडवाइस ले सकता है? प्रेसिडेंट। और उसमें भी आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट मना भी कर सकती है प्रेसिडेंट को एडवाइस करने में, और जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट को दी प्रेसिडेंट भी बोल सकता है मैंने नहीं मानने। ये भी नहीं है कि यार फिर सुप्रीम कोर्ट बोलेगी जब मानने नहीं होती तो फिर पूछ दे क्यों। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन तो है प्लस कंटेंशियस ज्यूरिसडिक्शन विद प्रीवियस कंसेंट ऑफ बोथ द स्टेट्स। All right, with this we wind up our ICJ and hence we wind up our topic called United Nations. अगला टॉपिक हमारा है बड़ा सिंपल सा, ब्रिक्स। ठीक है, अब आप यू मे बी वंडरिंग कि यार ये हमारा स्ट्रक्चर क्या है इस मॉड्यूल का, हम इसको कर कैसे रहे हैं। तो इसको हम ऐसे कर रहे हैं कि जो भी आपके सिलेबस में चीज़ें लिखी हुई हैं, यूएन, ब्रिक्स, G20, IMF, वर्ल्ड बैंक, हम इनको कवर करेंगे और उसके बाद में जितनी भी करंट में चीज़ें रही हैं आईआर की हम उसको करेंगे। ओवरऑल मैं आपका आईआर इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड उस तरह से नहीं करा रहा हूँ, सिलेबस स्पेसिफिक कर रहे हैं। नाउ ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ऑलराइट, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्रिक्स। ब्रिक्स बड़ा सिंपल टॉपिक है जिसको बस मैं आपको 5-10 मिनट में कवर करवा देता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्रीज़ को मिला के एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसको हम बोलते हैं ब्रिक्स। बट एज सच ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसका कोई बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर नहीं है क्या? ये एनुअल मीट होती है इन 5 नेशंस के सुप्रीम लीडर्स की, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट एज द केस में भी वो मिलते हैं और हमारी हो जाती है ब्रिक्स की समिट। चेयरमैनशिप भी इसकी इसी ऑर्डर में सर्कुलेट करती है, ब्राज़ील, ब्राज़ील से रशिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका। ओके, काम क्या करता है ब्रिक्स? तो स्टार्ट तो ये बिल्कुल बेसिक इकोनॉमिक मीटिंग से हुआ था, अब ये हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट एरियाज़ में कोऑपरेट करता है। इसके बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं जिसको हम अभी देखते हैं। अब नाउ सबसे पहले आता है कि इसकी खासियत क्या है ब्रिक्स की। तो आप खुद सोचिए कि जहाँ पे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, जिस प्लेटफॉर्म पे ये 5 कंट्रीज़ है वहाँ पे क्या हो जाता है, 40% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ब्राज़ील और इंडिया और चाइना ही जहाँ पे हो गए तो पॉपुलेशन अपने आप इतनी ज़्यादा हो जाती है। फिर ऑलमोस्ट 30% ऑफ ग्लोबल जीडीपी पीपीपी वाइज वो भी इधर हो जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी जीडीपी, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन। उसमें से अगर आप देखो कि अगर रशिया और चाइना 2 यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं, इंडिया को अगर मिला लो इसमें, साउथ अफ्रीका को भी अगर हम ऐड करते हैं तो ब्राज़ील को, तो बहुत बड़े बड़े सभी कॉन्टिनेंट्स की सुपर पावर्स इसमें ऐड हो जाती हैं या बहुत स्ट्रॉन्ग पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये आइडिया कहाँ से आया? ब्रिक्स है क्या? बेसिकली एक बैंक है गोल्डमैन सैक्स, उस बैंक के एक इकोनॉमिस्ट ने जिनका नाम था जिम ओ'नील, इन्होंने 2001 में एक आइडिया दिया। ये बोलते हैं कि जो इकोनॉमीज़ है ना अभी, जैसे कि जर्मनी, जापान, यूके, यही तो रही है इतने टाइम से इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज़। ये बोलते हैं कि आने वाले टाइम में ये वाली इकोनॉमीज़ आर नॉट द वंस दैट यू हैव टू बी वेरी, मतलब जहाँ पे आपको अपने वो करने हैं, ध्यान रखना है और जिनको प्रायोरिटी देनी है। ये जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ है ऑन द अदर हैंड, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, कहते हैं कि ये हैं जो असली इकोनॉमीज़ जो 21वीं सदी में ग्रो करेंगी। तो नाम क्या है आपको अगर प्रीलिम्स से पूछ लिया जाए तो जिम ओ'नील पर्सन का नाम है, कौन से बैंक के? गोल्डमैन सैक्स के। ठीक है, उन्होंने ये आइडिया दिया अपने को। नाउ धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि इन कंट्रीज़ के एक आधे फॉरेन मिनिस्टर ने मीटिंग भी कर ली कि चलिए यार आप मिल लेते हैं। 4 कंट्रीज़ ने थोड़ी सी इनफॉर्मल मीटिंग करनी शुरू कर दी। अब उसके बाद में कोइंसिडेंटली 2008 में पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ गया। यूएसए की इकोनॉमी काफ़ी डाउन गई और फिर उससे वेस्टर्न यूरोप की, और पूरे दुनिया में ही सब प्राइम क्राइसिस बढ़ता गया और इकोनॉमी नीचे बैठी। तो इन कंट्रीज़ को भी लगा कि हाँ यार हमें मिलके आपस में कोऑपरेट करना चाहिए, हमें एक दूसरे के लिए कोई कुशनिंग और एक बेटर प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहिए। वहाँ से एक
आइडिया निकल के आया, जिसको धीरे धीरे आगे लेके गए। पहली बार इंडिया से 2009 में इनकी पहली मीट हुई थी इन आई थिंक YEKATINBERG, रशिया में है ये कैटेनबर्ग। वहाँ पे इनकी शायद पहली मीटिंग हुई थी, जो वहाँ पे मनमोहन सिंह जी गए थे 2009 में। ओके, तो वहाँ से ब्रिक्स की मीट्स होनी शुरू हुई, जो अब अभी नवंबर में होनी थी, अब शायद उसको पोस्टपोन कर दिया कोविड की वजह से रशिया में। अब देखते हैं, उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होएगी, सॉरी अभी होनी थी जुलाई में, अब वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है उसकी, और अब इंडिया में होएगी नेक्स्ट मीटिंग, वो देखते हैं कहाँ होएगी। एनीवेज, इंडिया में जो लास्ट मीटिंग हुई थी वो गोवा में हुई थी मोदी जी के अंडर। ओके, नाउ शुरू में जो बात की गई थी वो की गई थी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। साउथ अफ्रीका बाद में चाइना के इनविटेशन के बाद आया, उसको इनवाइट किया, बाकी सब ने भी उसको एक्सेप्ट किया। साउथ अफ्रीका 2011 में उसने इसको प्रॉपरली ज्वाइन किया। ओके, तो दैट इज द लास्ट एंट्रेंट एंड देन ब्रिक बिकेम ब्रिक्स। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं। नंबर 1, टू डीपन एंड इंटेंसिफाई कॉपरेशन बिटवीन दी कंट्रीज। सारी कंट्रीज में कॉपरेशन किया जाए। जो मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स हैं दुनिया में, मतलब ऐसा ना हो कि पूरी दुनिया में ना यूएसए की ही चलती है, अलग अलग डिफरेंट इस तरह के प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए जाएं जिससे मल्टीलेटरलिज्म स्ट्रॉन्ग किया जाए। जैसे कि एक बॉडी है आसियान, ऐसे हो गई एक ब्रिक्स, ऐसे हो गई एक EU, ऐसे हो गया एक USA भी, चलो ठीक। इस तरह से मल्टीपल बॉडीज और पूरी दुनिया कहीं एक जगह पे टिल्टेड नहीं है, बट मल्टीलैटरलिज्म है। ये इसका एक ऑब्जेक्टिव है, एक नया पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक ऑल्टरनेटिव टू द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर। ओके, नाउ अब ये किस किस एरियाज में कॉपरेट करते हैं? सबसे पहला है इनका इकोनॉमिक कॉपरेशन। इसको हम थोड़ी देर में थोड़े डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है कि बैंकिंग, कस्टम्स कॉपरेशन, स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस रिफॉर्म्स लेके आने, इस तरह की बहुत सारे इनके एग्रीमेंट्स हैं, जिसमें से 2 मेन जो हम देखेंगे, उन्हीं अगर आपको एग्जाम में आएगा पेपर में तो इन्हीं 2 पे आएगा। एक आएगा CRA कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट, और दूसरा न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम बोलते हैं ब्रिक्स बैंक। ओके, नाउ इन पे हम 2 मिनट में आ रहे हैं, यही 2 इंपॉर्टेंट हैं। फिर पीपल टू पीपल एक्सचेंज पे भी काम किया जाता है इसके अंदर काफ़ी सारा, कि उनके डिफरेंट कंट्रीज़ के, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के यूथ एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करे, कॉमन सी कुछ मीट्स करवाई जाती हैं, जिसके अंदर क्या है, जैसे कि आपको 2-3 चीज़ें पता हो। यंग डिप्लोमेट फोरम जो है वो भी ब्रिक्स के अंडर फोरम आता है। देन पार्लियामेंटेरियन फोरम है, जहाँ पे अपने व्यूज़ एक्सचेंज करते हैं। ट्रेड यूनियन फोरम्स है, सिविल ब्रिक्स फोरम है, और मीडिया फोरम है। बस एक बार थोड़ी सी नज़र मारी हो, आपको पता हो कि है क्या ये। ओके, नाउ उसके बाद पॉलिटिकली एंड सिक्योरिटी के सेटअप में भी ये बहुत ज़्यादा कॉपरेट करते हैं आपस में ब्रिक्स वाले। नाउ अगर हम पॉलिटिकली या सिक्योरिटी कॉपरेशन की बात करें तो वहाँ पे इनका एजेंडा क्या रहता है कि जो साउथ कॉपरेशन जिसको हम बोलते हैं, कि वो कंट्रीज़ जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, जैसे कि ब्राज़ील, इंडिया, साउथ अफ्रीका, वैसे वाली कंट्रीज, इवन चाइना फॉर दैट मैटर, अब खैर अब तो चाइना वर्ल्ड पावर बनने की बात करता है, तो ये वाली जो कंट्रीज है जिनको हम अदरवाइज डेवलपिंग नेशन बोलते हैं, इनकी आपस में अच्छी कॉपरेशन हो, उसको ही आगे लेके चलता है। तो इसको बोलते हैं अफ्रीकन एजेंडा भी बोलते हैं, कि अफ्रीकन नेशंस को भी अपने साथ इम्प्रूव करवाना, साथ लेके चलना, या फिर साउथ कॉपरेशन। और अब आता है इसके बाद इसका मेन, कि इसका इम्पैक्ट क्या रहा है। अब क्या है ना कि जब इसकी बात की गई थी कि ब्रिक्स होना चाहिए, आप मेंस में आओगे ना, आपको तब ये वाले टॉपिक बहुत डिटेल में कराएंगे हम। जब इसकी बात हुई थी कि ब्रिक्स होना चाहिए, जिम ओनील ने बोला, और ये कंट्रीज़ भी आ गई, कोलैबोरेट भी करने लगी, तो लगा कि यार हाँ, तो बहुत ज़बरदस्त ऑल्टरनेटिव टू यूएसए's हेजेमनी है। पर है क्या, अंदर ही अंदर इन कंट्रीज़ के बीच में बहुत सारी इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, अपनी ही प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा है कि दैट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कम अप एज एन ऑल्टरनेटिव टू द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर। इंडिया और चाइना की लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, चाइना और रशिया की लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा यूएसए की तरफ टिल्ट कर गया है, वहाँ पे ब्रिक्स बन रही थी 2009 में, 2007-8 के बाद इंडिया यूएसए की तरफ टिल्ट होने लग गया। तो एज सच है ना, प्राइमरीली बहुत ज़्यादा
जो आप एक्सपेक्ट करोगे कि यार एज इफ अगर ये कंट्रीज इकट्ठी हैं तो वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, वो पड़ नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। है क्या अभी अदरवाइज 2008 के क्राइसिस के बाद में दीज कंट्रीज कोलैबोरेटेड एंड दे कॉल्ड फॉर द रिफॉर्म्स ऑफ मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस। ये बोलते हैं कि यार किसी एक कंट्री में रिसेशन आ गया तो उससे पूरी दुनिया में उसका स्पिल ओवर हो रहा है और नो बडी कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। तो इसी तरह से हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें रिफॉर्म्स आना चाहिए ताकि इस तरह से ना हो। तो इन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को पुश किया IMF में। जो IMF है ना, इसमें USA का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, तो उसमें रिफॉर्म्स लाने की इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, तो और कुछ रिफॉर्म्स आए भी। पर मेन जो इनका जो मेन अचीवमेंट्स है वो क्या है, पहले सुनो न्यू डेवलपमेंट बैंक। अगर आपको सवाल आएगा तो इधर से ही आएगा। ये क्या है, एक बैंक है, इन सब कंट्रीज ने मिलकर बनाया शंघाई में। ओके, 4th मीट थी इसकी और वहाँ पे इसके बारे में बात की गई थी। इवेंचुअली इन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया, तो इसका हेडक्वार्टर है शंघाई में। अब है क्या, आइडिया क्या है कि ये सब कंट्रीज़ थी, इन्होंने मिला, इन्होंने सोचा कि यार हम क्या करते हैं, हम सारी कंट्रीज़ अपने पैसे कुछ पूल करते हैं और पैसे पूल करके हम एक बैंक बनाते हैं। और वो क्या करेगा, वो बैंक आपको लोन्स देगा, कंट्रीज़ को लोन्स देगा। किन प्रोजेक्ट्स में, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स में, क्लीन एनर्जी से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट लगाना है, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट्स लगाने हैं। तो वर्ल्ड बैंक की तरफ ही क्यों देखा जाए, जब आपको लोन चाहिए हम एक अपना बैंक बनाते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये UPSC में भी सवाल आया था कि कहाँ पर मीट हुई थी और कहाँ पर ये डिसाइड किया गया कि हम ऐसा करते हैं। इवेंचुअली दिस बैंक वॉज came out of the Fortaleza Declaration, FORTALEZA, ब्राज़ील में है ये। तो वहाँ से फिर ये बैंक दिस केम इनटू पिक्चर। अभी भी रिसेंटली अब मैंने एक IR की करंट अफेयर्स की क्लास में कराया था कि रिसेंटली इंडिया को $250 मिलियन का एक लोन इंडिया को मिला है, जहाँ पे इंडिया में यही वाले प्रोजेक्ट्स चलेंगे जिसकी फंडिंग होगी न्यू डेवलपमेंट बैंक से। ऑफ कोर्स यू हैव टू रिटर्न दैट मनी ग्रेजुअली एंड स्लोली, सभी कंट्रीज़ को करनी होती है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ क्या है, वो है CRA, कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। ये भी 2014 में एक आइडिया निकल के आया। इसका क्या मतलब है, बहुत सारी कंट्रीज़ को बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आपको अभिषेक सर ने इकोनॉमी में डिटेल में कराया होगा, आई डोंट हैव टू गेट इनटू दैट नाउ। सो व्हेन यू डू नॉट हैव एनफ राइट काइंड ऑफ करेंसी टू पे फॉर योर एक्सटर्नल डेट, तो अब आपको एक आपको डॉलर चाहिए, मान लो फॉरेन करेंसी चाहिए। तो आपने क्या किया, ये ब्रिक्स कंट्रीज़ ने क्या कर दिया, $100 बिलियन का एक रिसोर्स क्रिएट कर दिया, USD $100 बिलियन का, कि इंडिया को से मान लो $15 बिलियन चाहिए, तो इंडिया यहाँ से ले लेगा और अपने यूज़ कर लेगा और बाद में यहाँ पे दे देगा और जो भी चार्जेस होंगे वो पे कर देगा। ठीक, तो ऐसे क्या हुआ, एक हमने बड़ा सा कॉर्पस क्रिएट कर दिया फॉर कंटिंजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट। अगर आप में से किसी को भी बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं पता तो आप इस वीडियो के कमेंट में लिख देना, तो हम राघव सर से एक छोटी सी वीडियो बनवा देंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट की, 2-4 दिन में हम ड्रॉप कर देंगे। ओके, अदरवाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट और छोटा सा टॉपिक है। सो उसके लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के टारगेट कंट्रीज अपने मीट कर सके, उनका एक अच्छा एक्सटर्नल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेशो बनी रहे, तो उसके लिए बनाया गया कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। ऑलराइट, नाउ इसके चैलेंजेस क्या हैं, ब्रिक्स के चैलेंजेस क्या है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अपने ही इनके डिस्प्यूट्स बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल रिसेंटली आप देखो इंडिया और चाइना का ही जो चल रहा है, फ्रॉम डोकलाम टू गलवान, वो इतने डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो आप कहाँ से एक्सपेक्ट करोगे कि यहाँ पे कोई कॉपरेशन होगी। उसके बाद में क्या है, जैसे ना लास्ट जो मीट थी गोवा में ब्रिक्स की, उस मीट में भी इंडिया ने बोला, गोवा समिट में, कि हम क्या करते हैं, हम पाकिस्तान, मतलब इंडिया का एक एजेंडा था कि हम पाकिस्तान को थोड़ा प्रेशराइज करते हैं कि अपने अंदर चल रहे जो टेररिस्ट कैंप्स हैं उसको डिसमेंटल किया जाए। तो वहाँ पे चाइना ने उस चीज़ को China did not allow that to be a part of the agenda of the BRICS. इवेंचुअली 16 पैराग्राफ्स की डिक्लेरेशन निकल के आई कि चलो जी हमारी ब्रिक्स मीट हुई थी, हमने किया क्या इतने दिन, तो उसमें पाकिस्तान का इतना कोई मेंशन भी नहीं था। तो इससे क्या होता है कि इंडिया का कुछ एजेंडा चल रहा है कहीं और, चाइना का कहीं और कुछ एजेंडा चल रहा है, तो बहुत सब्सटेंशियल कुछ निकल के नहीं आता। पर प्रॉस्पेक्ट बहुत है इस ऑर्गेनाइजेशन में। जैसा कि आपने देखा है 5 कंट्रीज़ मिलके $100 बिलियन का एक कंटिंजेंसी रिजर्व बना लेती है कि किसी भी कंट्री को बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होगा, वी विल हेल्प।
ये कंट्रीज मिलके एक न्यू डेवलपमेंट बैंक बना लेती हैं कि यार वाई टू रिलाई ऑन वर्ल्ड बैंक ओनली, लेट्स क्रिएट एन ऑल्टरनेटिव, हम पूरी दुनिया में फंडिंग किया करेंगे। यही कंट्रीज मिलके, इंडिया ने एक प्रपोजल दिया है, क्या कर रहे हैं कि अपनी एक रेटिंग एजेंसी भी निकाल रहे हैं। हो क्या जाता है, हम कुछ बॉडीज़ हैं जैसे कि MOODY, मूडीज़, S&P, स्टैंडर्ड एंड पुअर, इसी तरह से कुछ बॉडीज़ हैं जो कंट्रीज़ की, जैसे आपकी नहीं होती क्रेडिट रेटिंग कि आपको लोन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इसके लिए आपकी क्रेडिट रेटिंग होती है। इसी तरह इधर भी यही है कि क्रेडिट रेटिंग होती है कंट्रीज़ की, कि वो कंट्री कितनी क्रेडिट वर्दी है, कितना इन्वेस्टर जाके वहाँ पे अपने पैसे लगा दे। तो ऐसा देखा गया है कि अगर किसी कंट्री के USA से रिलेशन ख़राब हो जाते हैं, या कोई कंट्री कुछ ऐसा कर देती है जो USA को या वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ को पसंद नहीं आ रहा, तो उनकी यहाँ पे इन्वेस्टर रेटिंग गिर जाती है। तो इन्होंने बोला कि हम ब्रिक्स की एक अपनी ऑल्टरनेटिव क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी बनाते हैं कि हम राइट फैक्टर्स पे, विच आर नॉट नेसेसरली पॉलिटिकल इन नेचर, राइट फैक्टर्स पे कंट्रीज़ की असेसमेंट किया करेंगे कि कौन सी कंट्री क्रेडिट वर्दी है, कौन सी नहीं है, किस कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे निकल के आ सकती हैं। फॉर नाउ यू शुड नो कि ऑन पेपर इट लुक्स लाइक अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बेसिक फैक्ट्स आपको पता लग गए। पहली मीट कहाँ हुई थी? 2009 में यकेटेनबर्ग में, और इंडिया में लास्ट हुई थी गोवा में। अब होपफुली नेक्स्ट ईयर देखो कहाँ पे होती है। एंड लास्ट मीट होनी थी अभी रशिया में, अब वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू काम चलाया जाएगा। और ब्रिक्स का यही बस न्यू डेवलपमेंट बैंक इनका है, फॉर्तलाजा में बना था। अब प्रीलिम्स के लिए आपको इतना ब्रिक्स सफिशिएंट है। ओके, नेक्स्ट हमारा छोटा सा टॉपिक है G20। ना G20 पे भी अभी जो 4 अक्टूबर को UPSC का प्रीलिम्स हुआ उस पर सवाल आया था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी कंट्री G20 का मेंबर नहीं है। तो या G20 का मेंबर है, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट क्वेश्चन, बट द पॉइंट इज दैट दिस इशू इज इम्पॉर्टेंट। नाउ मेंबर्स कौन है भाई, ये आपने याद करना है अदरवाइज। पर ये देखो बड़े सारे आपको मैप मिलेंगे, यूट्यूब उधर गूगल पे पिक्चर्स मिलेंगी, उसमें से एक ये है। सबसे पहले तो G7 आप देख लो कि USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली। ये तो वही हो गए कि ये वर्ल्ड वॉर में एक तरफ USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, ये हो गए वर्ल्ड वॉर 2 वाले। इसमें आप कनाडा, जहाँ जहाँ USA रहेगा कनाडा साथ रहेगा, ये हो गए आपके G7 में वर्ल्ड वॉर की एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री अब आपको बाहर नहीं लग रही, वो लग रही है रशिया, उसको ऐड कर दिया। ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इन्होंने इस वर्ल्ड वॉर का इससे कोई लेना देना है एज सच, ठीक। ये मैं आपको वैसे याद करवाने के लिए बता रहा हूँ कि ये हो गए वर्ल्ड वॉर वाली कंट्रीज, एंड फिर आ गया रशिया, तो ये बन गया G8। अब इसके बाद आ गई बहुत सारी और कंट्रीज। आप एक चीज़ आपने याद रखनी है कि एक्चुअल में G20 में 19 कंट्रीज हैं और एक है यूरोपियन यूनियन, तो ये एक एंटिटी बन जाती है और इससे बन जाता है G20। बट अदर कंट्रीज आर टर्की, अर्जेंटीना में तो 18 में मीटिंग हुई थी G20 की, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना। आप 3-4 बार इसको पढ़ोगे, आप आराम से देख पाओगे कि कौन मेंबर है कौन मेंबर नहीं है। ऑलराइट, नाउ ये बस आप याद रखना, G7 के भी मेंबर पूछे जा सकते हैं, जरूरी है G20 के ही पूछे जाएं। G8 भी पूछा जा सकता है, किसको बोलते हैं, एंड G20 है क्या? ये G20 बेसिकली जैसे वर्ल्ड वॉर के बाद में IMF बना, वर्ल्ड बैंक बना कि यार वर्ल्ड ओवर एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, वर्ल्ड ओवर एक फाइनेंशियल डेवलपमेंट हो, वैसे ही जब एशियन इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे, ये जो कंट्रीज़ हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, जब इनमें इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे 1997 के आसपास, उस समय एक और आइडिया निकल के आया जिसको हम बोल रहे हैं G7। ओके, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि यार हमें ना वर्ल्ड वाइड एक स्टेबिलिटी रहे, इसके लिए थोड़ा रेगुलरली मीट करनी चाहिए। फिर उसके बाद उसी में कि आइडिया निकल के आया G20 कि यार हमें वर्ल्ड रेगुलरली मीट करनी चाहिए, और डेवलपिंग नेशन जो हैं इनको भी साथ में ऐड करके इनको भी साथ में लेके चला जाए, जैसे कि इंडोनेशिया, जैसे कि साउथ कोरिया, जैसे कि और सारे ये अर्जेंटीना, मेक्सिको वगैरह, सबको साथ में लेके चला जाए, सो दैट ग्लोबली राइट काइंड ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। नाउ यहाँ से आइडिया आया G20 का।
अब इसमें अगर आप देखोगे इसकी मेंबरशिप को, ये तो ठीक है ना 19 प्लस यूरोपियन यूनियन, अगर आप इसकी मेंबरशिप देखोगे तो इट इज़ अ मिक्स ऑफ डेवलप्ड एडवांस कंट्रीज लाइक द G7 ones एज वेल एज इमर्जिंग इकोनॉमीज फ्रॉम यूके टू साउथ अफ्रीका, सब है इसके पार्ट। तो इट रिप्रेजेंट्स 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड G20। अब ये भी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी नहीं है इन द सेंस कि यार ये रहा इसके परमानेंट ऑफिस, ये रहा इसका परमानेंट हेडक्वार्टर, ऐसा कुछ नहीं है। हम देखेंगे कि ये भी एक रिलेटिवली मोर लाइक अ रेगुलर मीट है ये G20 भी। ओके, तो ओरिजिन जैसा मैंने आपको बताया कि जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, फिर ऐसा डिसाइड हुआ कि यार मिनिस्ट्रियल लेवल ऑफ मीट G7 की डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ की जाए, और यहाँ से इन्होंने मिलना शुरू किया। फिर जब 2008 में पूरी दुनिया में ही रिसेशन आई, तो इन्होंने डिसाइड किया कि यार ना, जो G20 कंट्रीज़ हैं इनके फाइनेंस मिनिस्टर और इनके सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर, जैसे हमारे RBI है, वो रेगुलरली मिले। ओके, तो उससे क्या हो कि एक ऐसा कंसेंसस बने पूरे वर्ल्ड में, पता हो कि यार हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज वर्ल्ड वाइड जा कह रही है। तो अभी क्या होता है कि सभी कंट्रीज़ के जो गवर्नर्स वगैरह हैं या फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो साल में 2 बार मिलते हैं, ताकि जब G20 की मीट हो, जो कि IMF की मीट के साथ में, वर्ल्ड बैंक की मीट के साथ में ही होती है, तो उसके साथ में हो तो फिर एक एजेंडा सेट किया जाए और उस एजेंडा के हिसाब से हम आगे काम करें। ओके, अब G20 काम कैसे करता है? इसमें 2 चीज़ें हैं G20 में। एक तो है बच्चे फाइनेंस ट्रैक। फाइनेंस ट्रैक में क्या होता है, हर एक कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर ये बैठते हैं और साल में बहुत बार मीटिंग होती है, ताकि पूरी दुनिया की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में कोऑर्डिनेशन बने। दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं शेरपा ट्रैक, SHERPA। शेरपा ट्रैक में क्या होता है कि कंट्रीज़ अपना किसी न किसी को बोल देते हैं कि ये हमारा शेरपा है। ओके, जैसे आपने मान लो इंडिया ने ये शक्तिकांत दास को बोल दिया था कि हमारे ये शेरपा है। तो अगर कंट्रीज़ के कोई बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, सिक्योरिटी डिस्प्यूट्स हैं, आपने उसकी डिस्कशन करनी है, तो उसके लिए आपका है शेरपा ट्रैक, और वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की डिस्कशन के लिए यू हैव फाइनेंस ट्रैक। ओके, सिंपल। अब होता क्या है ना, इन्हीं कंट्रीज़ में बेसिकली से G20 कंट्रीज़ हैं, कंट्री 1, कंट्री 2 एंड कंट्री 20। रोटेशन बेसिस पे प्रेसिडेंसी मूव करती रहती है। कैसे? ग्रुप्स में। से मान लो हमने G20 को 5 ग्रुप्स में बांटा हुआ है। हर एक ग्रुप में हो गए 5 बंदे, 5 बंदे, 5 बंदे, 5 बंदे, इस तरह से 4 ग्रुप्स में बांटा हुआ है। इन 4 ग्रुप्स में ऐसा हो जाता है कि किसी एक कंट्री को ग्रुप को प्रेसिडेंसी आ गई इस बार, इस ग्रुप को प्रेसिडेंसी आ गई अगली बार, इसको आ गई अगली बार, इसको आ गई अगली बार, इस तरह से प्रेसिडेंसी ग्रुप्स में रोटेट करती रहती है। ओके, क्लियर? नाउ जिस भी कंट्री के पास प्रेसिडेंसी है, मतलब वहाँ पे इस बार G20 की मीट होगी, से कंट्री 1 के पास प्रेसिडेंसी है, तो इससे पिछले साल जिस कंट्री को प्रेसिडेंसी थी, जो उस कंट्री जिसने हेड किया था G20 को, तो C0, और अगले साल जिसको होएगी प्रेसिडेंसी मिलेगी C2। ये C1 कंट्री जो इस साल G20 को चला रही है, जिसने पिछले साल चलाया और जो अगले साल चलाएगी, उनके साथ में काम करती है, ताकि फाइनेंशियल एजेंडाज जो हैं उनमें कंटिन्यूटी रहे। हमें पता हो कि यार पिछले साल हमारे क्या सोचा था कि कंट्रीज़ की, सारी दुनिया की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ किस डायरेक्शन में जाएंगी, कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, उसका मैसेज यहाँ पे क्लियरली कम्युनिकेटेड है, इसका मैसेज आगे कम्युनिकेटेड है, एंड सो ऑन। आपको प्रीलिम्स में एक चीज़ और टेस्ट हो सकती है कि इंडिया कौन से ग्रुप में है, जो हमने ग्रुप्स बना रखे हैं। तो इंडिया ग्रुप 2 में है, और इंडिया के ग्रुप में और कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? रशिया, साउथ अफ्रीका एंड टर्की। ओके, अब ये काम किस चीज़ से रिलेटेड करता है G20? लाइक आई सेड, फाइनेंशियल मार्केट्स, टैक्स और फिस्कल पॉलिसी, एग्रीकल्चर पॉलिसीज, एनर्जी, एम्प्लॉयमेंट, फाइट अगेंस्ट करप्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वुमेन इन जॉब मार्केट, ग्लोबल हेल्थ, एंटी टेररिज्म, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड ऑल दैट। इसमें आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि एक तो आपको याद रखना है कि इंडिया किस ग्रुप का मेंबर है? 2 का, विद रशिया, साउथ अफ्रीका एंड टर्की बीइंग द अदर मेंबर्स। दूसरा, ये बना कब है? फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद एक्टिवेट हुआ है 2008 में, जब बोला कि यार हर साल अब पक्का मिलेंगे ही मिलेंगे, और हर साल एक कंट्री को बोलेंगे हमारा प्रेसिडेंट है, इस साल यहाँ पे मीट कराई जाए। तो एक परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है इसका। और दीज आर दी कंट्रीज विद G7
अगर रशिया ऐड कर दो तो G8, एंड देन इफ़ यू ऐड द अदर कंट्रीज, टर्की तो ऑब्वियसली होगा, अब आपको पता लग गया इंडिया का पार्टी है, साउथ अफ्रीका भी होगा, इंडिया के ग्रुप का मेंबर है, रशिया भी होगा, इंडिया के ग्रुप का मेंबर है, अर्जेंटीना आपको पता है वहाँ पे अभी मीट हुई थी, यूरोपियन यूनियन मेंबर है, चाइना ऑफ कोर्स, हाउ कैन द एंटायर वर्ल्ड बी पार्ट ऑफ सम इकोनॉमिक पॉलिसी आर्किटेक्चर एंड चाइना को हम कैसे निकाल दें, इंडिया तो है ही है। तो आपको एक्चुअली याद कौन से रखने हैं, सऊदी अरेबिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, यही 4 याद रखने हैं, बाकी आप सारे कॉमन सेंस से कर सकते हैं। विद दैट G20 इतना सफिशेंट है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर जहाँ पे हम बेसिक सा स्ट्रक्चर करेंगे वर्ल्ड बैंक, IMF और WTO का। टेक केयर।